क्योंकि गोडसे हमेशा गांधी से डरता है। राहुल गांधी जी की परवरिश से श्रीनिवास, इमरान प्रतापगढ़ी और नेता डिसूजा बनते हैं, और जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की परवरिश से तेजस्वी सूर्या जैसे लोग बनते हैं, अनुराग ठाकुर जैसे लोग बनते हैं, जो मंचों पर खड़े होकर के नारे लगाया करते हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो। यह है कांग्रेस और भाजपा में अंतर। एक कोरोना में सांसें बांट रहा था, ऑक्सीजन बांट रहा था, और एक कोरोना में बेंगलोर में एक कोविड केयर सेंटर में जाकर के हिंदू मुसलमान की लिस्ट चेक कर रहा था। गांधी परिवार से भाजपा इतना क्यों डरती है? इनके मंसूबे बहुत खतरनाक हैं। उनके मंसूबे तो ऐसे हैं कि किसी भी हमारी भाषा बदली जा रही है, हमारी तारीख बदली जा रही है, हमारा इतिहास बदला जा रहा है, हम कुछ नहीं बोल पा रहे, हम लड़ नहीं पा रहे। तो ख्वाब देखो, कोई ख्वाहिश तो करो, जीना आसान है कोशिश तो करो, लोग मरहम भी लगाएंगे तुम्हें, पहले जख्मों की नुमाइश तो करो। ये जमीन तब भी निगल लेने को आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। वो जो 1947 का हिंदुस्तान था, परेशान होने वाला को सुकून कुछ पा भी जाता है, परेशान करने वालों की परेशानी नहीं जाती। भाजपा की विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो लड़ाई बहुत मुश्किल है। कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं, रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। आपको क्या लगता है गांधी परिवार से भाजपा इतना क्यों डरती है? कभी आप सोचते हैं कि एक राहुल गांधी के खिलाफ पूरी भाजपा की ट्रोल आर्मी पिछले 7 साल से अरबों रुपया खर्च करके उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रही है? आखिर क्यों? कभी आप सोचते हैं? सत्ता में है, प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है, फिर भी राहुल जी के खिलाफ उनकी ट्रोलिंग कम नहीं है, इमेज खराब करने की कोई साजिश आज भी कम नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि गोडसे हमेशा गांधी से डरता है, हमेशा डरता है। वो जानते हैं कि वो यहां कितना भी गोडसे को अपने दिल में बसा लें, लेकिन जब उन्हें अमेरिका जाएंगे या दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे तो कोई एक जो बाइडेन खड़ा होगा और उन्हें बता देगा कि अमेरिका तो गांधी के रास्ते पर चलेगा। उन्हें यह बता देगा कि देश, दुनिया गोडसे और सावरकर के विचारों से नहीं चलेगी, गांधी के विचारों से चलेगी। वो इसलिए डरते हैं। इसीलिए समाज को बांटने के लिए, अलग अलग तरह से नफरत फैलाने के लिए वो बहुत सारी कोशिशें करते हैं। उन साजिशों को हमें समझना पड़ेगा। और सिर्फ यहां ही एकजुट मत दिखिए। यहां छत्तीसगढ़ के साथी आए होंगे, यहां झारखंड के साथी हैं, मध्य प्रदेश के साथी हैं, पंजाब के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, और सुदूर अंचल कई राज्यों के लोग हैं। सिर्फ यहां एकजुट मत दिखिए, ग्राउंड पर भी अपने लोगों के साथ खड़े होइए, दिखिए। अगर एक समाज पे कहीं जुल्म होता हुआ दिखे तो आप आगे बढ़ के उसके साथ खड़े होइए। यह अपील हम सबको अपने इलाकों में करनी पड़ेगी। कांग्रेस की पूंजी क्या है? मोहब्बत, एकजुटता, सौहार्द, प्यार, भाईचारा, ये कांग्रेस की पूंजी है। देश हमें कहां मिला था 1947 में? आज ये 2-2 दिन के बच्चे जो है वो सवाल करते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या दिया, कांग्रेस ने क्या दिया। तो दरअसल वो कांग्रेस को बुरा नहीं कह रहे हैं, वो दरअसल अपने बाप दादा की परवरिश को भी बुरा कह रहे हैं, वो अपने वालिदैन को भी बुरा कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या दिया, मतलब तुमने क्या दिया। क्योंकि एक वक्त तो इस देश में हर व्यक्ति कांग्रेसी था, हर व्यक्ति कांग्रेस की विचारधारा का था लगभग। ऐसे में अगर उनके वालिदैन ने, उनके दादा ने, उनके नाना ने, उनकी नानी ने, उनकी दादी ने, उनके पिताजी ने, उनकी माताजी ने कांग्रेस को वोट दिया था, तो जब वो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या दिया, तो दरअसल वो सिर्फ कांग्रेस परिवार को बुरा नहीं कह रहे होते हैं, वो अपने वालिदैन और उनकी चॉइस को भी बुरा कह रहे होते हैं। ये जमीन तब भी निगल लेने को आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। वो जो 1947 का हिंदुस्तान था, कभी सोचिएगा कि वो हिंदुस्तान हमें कहां मिला था? पंडित नेहरू जी को वो हिंदुस्तान कहां मिला था? और पंडित नेहरू जी ने आज उस हिंदुस्तान को वहां से सफर करके जो आज यहां तक पहुंचा है, किन परिस्थितियों में वहां से निकाला होगा। यह जमीन तब भी निगल लेने को आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने। कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामोदर और जरा और संवारे हमने। आंधियां तोड़ लिया करती थी शम्मों की लवें, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात ना फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठे, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी।
ये एक मुश्किल वक्त है, ये एक मुश्किल वक्त है, लेकिन मायूस होने से काम नहीं चलेगा। आज हम माइनॉरिटी हैं, कहने के लिए हमारी पार्टी भी जो है ना बहुत अल्पमत में है, वो प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूं कि आप राहुल गांधी की दिन भर ट्रोलिंग होते हुए देखते हैं, लेकिन राहुल जी को मुस्कुराते हुए आपने कभी देखा है कि उनकी सेहत पर कोई फर्क पड़ता हो? वो उसी तरह उनके चेहरे पे एक अजीब सी नूरानियत है, एक अजीब सा तेज है। और उसके उलट आप कभी अमित शाह जी का चेहरा देखिए, कभी जेपी नड्डा जी का देखिए और कभी नरेंद्र मोदी जी का देखिए। परेशान होने वाला तो सुकून कुछ पा भी जाता है, परेशान करने वालों की परेशानी नहीं जाती। तो उनकी परेशानी जा नहीं रहे, वो मुसलसल इस फिक्र में है कि गांधी परिवार की इमेज कैसे खराब करें, कांग्रेस की इमेज खराब करें, कैसे करें। लेकिन जब इतने सच्चे लोग सामने बैठे हों जो बिना स्वार्थ के, मैं आप सबको एक बार फिर से इस बात के लिए सलाम करता हूं कि बिना स्वार्थ के आप कांग्रेस के झंडे को अपने हाथों से उठाए हुए आगे बढ़ रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप कुछ नहीं चाहते हैं, मैं जानता हूं, आप सम्मान चाहते हैं, आप इज्जत चाहते हैं, आप प्यार चाहते हैं। आप जब किसी विभाग में जाएं तो सम्मान से आपको कोई बिठा ले, एक कप चाय पिला दे, इससे ज्यादा और कोई क्या चाहता है। मेरे विभाग में जब मैं बैठता हूं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ऑफिस में, आईसीसी में, तो दिन में 300, 400, 500 लोग मिलने आते हैं। मैं एक एक व्यक्ति से खड़ा होकर फोटो खिंचवाता हूं। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा रहता हूं और वो चाहता है कि मैं फोटो खिंचवा लूं तो मैं खड़ा हो जाता हूं। तो मेरे ऑफिस के लोग मुझसे मना करते हैं, सर इतनी बार आप क्यों उठते हैं? मैंने कहा यार कोई 1000 किलोमीटर से आया है, हम उसको, उसके आने को, उसकी आमद को अगर इतनी इज्जत भी नहीं दे सकते तो बेकार है हमारा यहां पर होना। तो मैं आपसे इतना कह रहा हूं, आप जिस भी राज्य से आए हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में जो प्रतिनिधि आपके बैठे हुए हैं, इनका भी गिरेबान पकड़ के रखिए, इनको छोड़िएगा मत। इनको विभाग ने इसीलिए जिम्मेदारी दी है कि ये अपने समाज को जोड़े, अपने समाज का काम करें। मैंने इससे पहले जैन समाज की मीटिंग बुलाई, तो उस मीटिंग में सबसे पहली बात तो यही सुनने को आई कि भाई हमें पहली बार जिंदगी में कांग्रेस हमसे बात कर रही है, हमें इसी बात की खुशी है। मैंने कहा नहीं, इतने से मत खुश होइए, हम अभी अब कई राउंड आपसे बात करेंगे, लगातार बात करेंगे। आप बात करते करते या तो हमारे हो जाएंगे या थक जाएंगे, लेकिन हम तब तक आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमारे हो नहीं जाएंगे, कांग्रेस के नहीं हो जाएंगे। मैं आज ये कार्यक्रम कर रहा हूं, बहुत जल्द हम ईसाई समाज के लोगों के साथ एक कन्वेंशन करने जा रहे हैं, उनसे बात करने जा रहे हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दिलीप राजपाल जी, महेंद्र बोरा जी, एक अमन चीमा जी हैं जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं, और भी जो ये जो जियाले यहां पे खड़े हैं, इनको सब पहचान के रखिए, इनका गिरेबान पकड़ के रखिए अगर ये आपके किसी मुद्दे पे नहीं बोलते हैं तो। और अगर ये आपके मुद्दे पे नहीं बोलते हैं तो आप मुझसे बताइए कि ये हमारे मुद्दे पे नहीं बोल रहे। मैं उम्र में भले इनसे छोटा हूं, मेरा पद बड़ा है, तो मैं इनको निर्देशित कर सकता हूं। मैं बड़े हैं तो इनको आदेशित नहीं करूंगा, मैं इनको निर्देशित करूंगा कि छत्तीसगढ़ में ये समस्या है, झारखंड में ये समस्या है, आप बोलिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये विजिट करेंगे और मैं लगातार इन्हें दौड़ा के रखूंगा। मैंने ये सोच रखा है कि ये सब अभी नौजवान हैं, उम्र भले चेहरे पे दिखने लगी हो, बुजुर्ग लगने लगे हो, लेकिन ये नौजवान लोग हैं, इनसे बड़ा काम लेना है मुझे। मैं इन्हें लगातार राज्यवार दौड़ाऊंगा। और अभी छावड़ा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव है, कैसे विभाग वहां पे अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है। बहुत अच्छा सुझाव है, मैं आपके सुझाव के लिए आपको धन्यवाद दूंगा। एक बड़ा आयोजन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वहां पर बहुत जल्दी सिख समाज का करेगा, और मेरा प्रयास रहेगा कि अगर आपने बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को आयोजित करवाया तो मैं मैडम प्रियंका जी को उस कार्यक्रम में जरूर लेकर के आऊं, ये मेरा आपसे वादा है। अभी भाई साहब ने एक बात कही थी कि मैडम प्रियंका जी वहां पर हैं और 4-5 दिन में, अभी तक 3 दिन में शायद किसी सिख समाज के प्रतिनिधि मंडल को मिलने का मौका नहीं मिल पाया है। ऐसा है तो गलत है, ऐसा है तो क्यों हुआ है, मैं इस पे वार्ता भी करूंगा। और आप मेरे ऑफिस आए और मुझे बताएं कि किससे आपने बात करने की कोशिश की जो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिला। आप एक प्रतिनिधि मंडल का वो हमें नाम पूरा डिटेल दें, मैं वहां पे बात करता हूं प्रियंका जी की टीम से और आपको जरूर मिलने का मौका मिलेगा। प्रियंका जी तो आप खुद देखिए कि प्रियंका जी इतने बड़े कद की नेता हैं और उत्तर प्रदेश में एक दिन वो बिना संगठन को बताए हुए एयरपोर्ट पे लैंड करती हैं, तब प्रदेश को पता चलता है कि प्रियंका जी आ गई, और तब से लगातार वो अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों से सिर्फ और सिर्फ मुलाकात कर रही हैं, बात कर रही हैं। तो वो मिलना चाहती हैं। कभी कभी होता है, वही बात है ना कि बीच में जो लोग हैं कभी कभी वो नहीं पहुंचने देते चीजों को, या नहीं पहुंच पाती चीजें, या कभी कभी कुछ मजबूरियां भी होती हैं, तो हमें सब समझना पड़ेगा और थोड़ी कोशिशें लगातार जारी रखनी पड़ेंगी। हम जब तक, देखिए बच्चा जब तक रोता नहीं, मां तब तक दूध नहीं पिलाती है, ये हम बचपन से ये कहावत सुनते आ रहे हैं। तो अपनी चीजों के लिए हमें जो है वो बोलना तो पड़ेगा। ख्वाब देखो, कोई ख्वाहिश तो करो,
ख्वाब देखो कोई ख्वाहिश तो करो, जीना आसान है कोशिश तो करो, लोग मरहम भी लगाएंगे तुम्हें, पहले जख्मों की नुमाइश तो करो। अपने जख्म दिखाओ तो, अपनी बात बताओ तो, कहो तो, चीखो चिल्लाओ, लेकिन बोलो अपनी बात। और एक जो बात आज मैं, ये बहुत चूंकि पारिवारिक मीटिंग है इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब भी सिख समाज की तरफ सोचा जाता है या बात करने से लोग कभी कभी मुझे लगता है कि डरते हैं। मैं महन से पहली बार बात कर रहा था कि हम सिख समाज की मीटिंग करें तो सवाल सबसे बड़ा कौन आएगा, तो उन्होंने कहा कि इमरान भाई जो सबसे बड़ा सवाल आएगा सर वो ये होगा कि 1984, इसलिए लोग बचते हैं इस पर बात करने से। देखिए ये बात कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हैं। मैं शायर आदमी हूं, मैं दिल से बात करता हूं, मैं दिमाग से बात नहीं करता। मैं सियासत में भी इसलिए आया क्योंकि मुझे हाशिए पर जो लोग मौजूद हैं उनकी लड़ाई लड़नी थी। मैं यहां खड़ा होकर आपसे एक बात कह रहा हूं कि हमारे आपके दर्द लगभग एक जैसे हैं। आपने दंगे झेले हैं, हमारी नस्लों ने तो बहुत सारे दंगे झेले हैं, बहुत सारे। हम गिनाने पे आए तो हमारी उंगलियां खत्म हो जाएंगी और सिलसिला खत्म नहीं होगा। एक दर्द वाला दूसरे दर्द वाले के दर्द को ज्यादा बेहतर समझ सकता है। जब हमारे आपके सामने कोई ज्यादा, जैसे हमें लगता है ना कि हम बहुत गरीब हैं, हमें ईश्वर ने बहुत सारे संसाधन नहीं दिए, लेकिन हम अगले पल किसी अपने से गरीब इंसान को देखते हैं या हम किसी अपने से कमतर इंसान या परेशान इंसान को देखते हैं तो हमें अपनी परेशानी छोटी लगने लगती है। तो मैं आपके सामने खड़ा होकर यह कह रहा हूं कि आपके दिल में जो जख्म है, जो दर्द है, उससे कई ज्यादा गुना दर्द एक और समाज है जिसमें है। लेकिन माजी का मातम करने से मुस्तकबिल बेहतर नहीं बनता है। यानी जो बीत चुका है हम उसका मातम करते रहेंगे तो आने वाला कल जो बहुत खराब होने की अंदेशे में है वो और खराब होता चला जाएगा। मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की चीफ की हैसियत से एक बात आपसे कहता हूं, आप अपना जख्म लेके आइए, मेरे पास मोहब्बत का मरहम है, मैं उसे लगाऊंगा और मिलजुल करके एक नया हिंदुस्तान बनाने के लिए, एक नया भारत बनाने के लिए, एक नई कांग्रेस बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये वो कांग्रेस नहीं है, ये राहुल गांधी जी की कांग्रेस है, ये प्रियंका गांधी जी की कांग्रेस है, ये सोनिया जी की कांग्रेस है, ये बदली हुई कांग्रेस है, ये नौजवान पीढ़ी की नई कांग्रेस है। ये वो कांग्रेस है कि मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा कि कोरोना काल में आप लोग क्या कर रहे थे, राहुल जी क्या कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के यूथ ब्रिगेड का जो अध्यक्ष है, जो यूथ मोर्चा का अध्यक्ष है, उसका नाम है तेजस्वी सूर्या, और हमारा जो यूथ का अध्यक्ष है उसका नाम है श्रीनिवास। दोनों की तारीख उठा के देखिए, एक कोरोना में सांसें बांट रहा था, ऑक्सीजन बांट रहा था, और एक कोरोना में बेंगलोर में एक कोविड केयर सेंटर में जाकर के हिंदू मुसलमान की लिस्ट चेक कर रहा था। यह है कांग्रेस और भाजपा में अंतर। राहुल गांधी जी की परवरिश से श्रीनिवास, इमरान प्रतापगढ़ी और नेता डिसूजा बनते हैं, और जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की परवरिश से तेजस्वी सूर्या जैसे लोग बनते हैं, अनुराग ठाकुर जैसे लोग बनते हैं, जो मंचों पर खड़े होकर के नारे लगाया करते हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो, इस तरह के नारे लगाने वाले लोग बनते हैं। तो कांग्रेस एक बदली हुई कांग्रेस है। आइए इस नई लड़ाई में, इस नए निर्माण में हमारे सहयोगी बनिए, हमारे साथ चलिए, क्योंकि जब जब डेमोक्रेसी कमजोर होगी, संविधान कमजोर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन कमजोर होगा, तो मेरे भाई जो पहली चोट और बड़ी चोट पड़ेगी वो हमको आपको पड़ेगी। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं, और परिवार जब 70 साल पुराना हो, 75 साल पुराना हो, तो बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें खुद कभी कभी लगता है कि हाँ ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन मेरे बड़े, मेरे बुजुर्गों, हम अगर अपने ही परिवार यानी कि अपना जो खानदान है, अगर उसके 70 साल 75 साल का इतिहास उठा के देखेंगे तो हमारे आपके परिवार में भी एक आध दो लोग ऐसे गुजरे होते हैं जिनको लगता है कि काश ये हमारे खानदान में ना पैदा हुआ होता तो अच्छा था। हमको आपको भी लगता है। बहुत बड़ा जब परिवार होता है तो ऐसा होता है कभी कभी, लेकिन हमें छोटी छोटी चीजें जो कि शायद बहुत बड़ी भी है, मैं उससे इनकार नहीं करता, हमें वो नजरअंदाज करनी पड़ेगी आने वाली नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, क्योंकि इनके मंसूबे बहुत खतरनाक हैं। उनके मंसूबे तो ऐसे हैं कि किसी भी हमारी भाषा बदली जा रही है, हमारी तारीख बदली जा रही है, हमारा इतिहास बदला जा रहा है, हम कुछ नहीं बोल पा रहे, हम लड़ नहीं पा रहे क्योंकि हम उनसे कल्चरली लड़ नहीं पा रहे हैं। निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है।
हम वो खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।